So I want your attention here, everyone. So you all know that we have started combinations and this is the third day. Combination का third day है और आज मैं सबसे पहले start कर रहा हूँ doubts से. Now that these are the doubts you have in this combination chapter. So these doubts are from number G का 2, 3 and 4. So the first question, that is G का number 2. Now G का 2 का 6 number देखना एक बार सबको. We have NPR equals to 1680. This is the first condition which is given to us. And we have NCR equals to 7070. This is the second condition. I repeat, हम लोग को यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है. एक NPR equals to 1680 और दूसरा दिया हुआ है NCR equals to 7070. Now इन दोनों given conditions को यूज करके हम लोग को किसका वैल्यूज निकालना है? N का वैल्यू निकालना है एंड R का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो देखो ध्यान से एक बार इस चीज को नोट करना सबको. अच्छा, लास्ट डे मैंने कुछ रिलेशनशिप बताया था, देखो तो एक बार परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का. तो बताओ तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस? यस टेल मी, स्पीक. इट्स NCR equals to NPR divided by R factorial. And you know why are we dividing it by R factorial? मैंने लॉजिकली भी एक्सप्लेन किया था, याद है कि परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड देन फिर उसका तो उस अरेंजमेंट वाले पार्ट को अगर हम हटा दें तो क्या बच जाता है? सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन बच जाता है. तो मैंने उसको लॉजिकली भी एक्सप्लेन किया था. और अगर देखा जाए तो इक्वेशन से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं. इक्वेशन से क्या डिराइव कर सकते हैं कि एनसीआर का अगर ये फॉर्मूला है और एनपीआर का अगर ये फॉर्मूला है तो दोनों में हम क्या डिराइव कर सकते हैं रिलेशनशिप. इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एनपीआर से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस. So can I say this way that we know that NCR is equal to NPR divided by R factorial. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो NCR का वैल्यू दिया ही हुआ है, NPR का वैल्यू भी दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा अगर इसको सॉल्व करें. So what is the value of NCR? It is 7070. NPR is 1680. So what is R factorial? It is 1680 divided by 70. That is R factorial equals to 24. Alright? अब देखो यहाँ पे R factorial है, R नहीं है. अगर R होता तो मैं डायरेक्ट क्या बोलता कि R का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है? R का फैक्टोरियल है. ठीक है, तो R का अगर फैक्टोरियल है तो अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, देखो सपोज अगर मैं ये बोलूं कि R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, तो तुमको क्या देख के तुम्हारा लॉजिक क्या बोलता है कि अगर R का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल बराबर है तो फिर R का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे हम बोल पा रहे हैं बिकॉज राइट साइड में फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल है क्या, लेकिन लेफ्ट साइड में कोई नंबर का फैक्टोरियल दिख रहा है नहीं. इसको कन्वर्ट करना मैं सिखाता हूँ. ठीक है, तुम ये बोल सकते हो कि सर हमको दिख रहा है कि 4 फैक्टोरियल ही का वैल्यू 24 होता है, बट मैं फिर भी तरीका बताता हूँ. मान लो 24 के बदले कुछ और हो, जैसे कि 120 या 720 या कोई ऐसा वैल्यू जो तुम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, तो मैं उसका तरीका बताता हूँ. तो ध्यान देना एक बार, 24 को पहले फैक्टराइज कर दो प्राइम फैक्टर्स में. फैक्टराइज 24. सो व्हाट आर द फैक्टर्स वी कैन सी? दिख रहा है तुमको फैक्टर्स? अब देखो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है तुमको पता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल में, जैसे मैं 2 फैक्टोरियल बोल रहा हूं तो 1 से लेके और 2 तक का कंटिन्यू, मतलब ये सारे नंबर्स का 1 से लेके 2 तक का प्रोडक्ट होगा. किसका बताओ तो? नेचुरल नंबर्स का. अगर मैं 5 फैक्टोरियल बोल रहा हूं मतलब कितने नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होगा? फर्स्ट 5 है कि नहीं. तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले इसमें 1 होना चाहिए ना. एंड यू नो दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है कि नहीं. 1 किसी भी नंबर का फैक्टर है क्योंकि हम हर नंबर को 1 इनटू दैट नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो चलो 1 तो लिख दिया. 1 के बाद क्या होना चाहिए? 2 यहां पे दिख रहा है, हां 2 को कैंसिल कर देते हैं. 2 के बाद
चलो देखते हैं कब तक ये कंटिन्यू जा रहा है। 3 के बाद गैप नहीं होना चाहिए। क्या है यहाँ पे 4? वो है यहाँ पे 4? यस, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे कोई भी और फैक्टर्स बचा नहीं, तो अगर और बचा ही नहीं तो हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं? इसका मतलब है कितने नंबर्स का प्रोडक्ट है, कितने नेचुरल नंबर्स का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इसको दिस इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू हाउ मच? 4। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो एक बार r का वैल्यू मिल गया, अब हम n का वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। तुम जिसको भी चाहो किसी एक में r का वैल्यू पुट करके और n का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे में अब देखो, देख के तो लग रहा होगा कि किसमें पुट करना चाहिए, सेकंड में लग रहा है ना, देख के पुट करना चाहिए सेकंड में ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 70 है, लेकिन एक्चुअली कोई फायदा नहीं होगा। और वो चीज तुमको एक बार में समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होगा कि मतलब ये लो या ये पहला में सब्स्टिट्यूट करो r का वैल्यू या सेकंड वाले में, इससे ज्यादा कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। मैं तुमको दिखाता हूं क्यों। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r equals to 4 in equation number 2। अगर हम इक्वेशन 2 में r का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करें, नाउ डू यू रिमेंबर दैट शॉर्टकट? याद है तुमको शॉर्टकट मैंने बताया था कि अगर nc 4 है तो हम n को क्या लिख सकते हैं, बताओ तुम? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज व्हाट? n एक फैक्टर, उसके बाद n-1, दूसरा फैक्टर, उसके बाद n-2, इसके बाद n-3। और याद है ना मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन में एक और एक्स्ट्रा चीज होता है, क्या? डिनोमिनेटर में भी कुछ आता है। क्या आता है बताओ तो? 4 फैक्टर। क्या आता है? ये 4 है तो 4 into 3 into 2 into 1। अगर ये परम्यूटेशन होता तो बस यही तक होता। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 into 3 into 2 into 1 आ जाएगा और राइट साइड में 70 तो ये पूरी चीज का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 24 के बराबर है। 24 into 70 कितना होगा? So we have n minus 1, n minus 2, n minus 3 is equal to 1680. Yes, is this clear to everyone here? अब तुम देखो इसमें पुट करते हैं या फिर इसमें पुट करते, कोई इसमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, np4 जब आता तो यहाँ पे होता है n minus 1, n minus 2, n minus 3 और राइट साइड में 1680 ही है। समझ में सभी को? अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे तुम लोग को n का वैल्यू निकालना है, तो क्या मैं n का वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे सारे नंबर्स को, मतलब सारे फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं एक दूसरे से? क्या ये बेटर मेथड है? क्या ये मल्टीप्लाई करने से क्या ये बेटर मेथड होगा? I don't think it will be a better method. Why? If you multiply, you will get an equation where the power of n will be what? 4. चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, और उस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा, है कि नहीं? तो हम उसका एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने फैक्टोरियल में देखा था। याद है फैक्टोरियल में हम लोगों ने एक शॉर्टकट देखा था, क्या? एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड कितने चीजों का प्रोडक्ट है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड कितने चीजों का प्रोडक्ट है? दिख रहा है मुझे? बताओ, टेल मी। यस, हाउ मेनी थिंग्स? प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? 1 2 3 और कितना? 4। और एक बात बताओ, इसका सीक्वेंस क्या है, किस ऑर्डर में बताओ तो? डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है कि नहीं? मतलब बड़ा से छोटा में है कि नहीं? देखो पहले n है, उसके बाद तो देखो इस फॉर्मेट में अगर हम एक्सप्रेस कर लें, इस फॉर्म में अगर 1680 को एक्सप्रेस कर ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं 1680 को लिखना चाहता हूं 4 नंबर्स का प्रोडक्ट में। ठीक है, कितने नंबर्स का प्रोडक्ट में? 4। और वो 4 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, और वो फॉर्म कैसा होना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे एक कम, उसके बाद उससे एक लेस, उसके बाद उससे एक लेस। तो चलो इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। ऑलराइट, तो फैक्टराइज करके इतना सारा नंबर्स मिले, मतलब फैक्टर्स मिला। अब ये नंबर्स को कैसे अरेंज करेंगे बताओ, टेल मी। तो देखते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं हम लोग। 2 2 जा 4 2 जा 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5। कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो देखो क्या हुआ, n minus 1, n minus 2, n minus 3 और राइट साइड में क्या होगा?
पहले 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5। देखो 4 नंबर। सो अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड्स को, अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो बताओ तो n का वैल्यू क्या है? 8। सो बाय कंपेयरिंग वी गेट n equals to how much? 8. ऑलराइट एवरीवन, देखो पहला फैक्टर को पहला से कंपेयर करो या सेकंड फैक्टर को सेकंड से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कंपेयर सेकंड को सेकंड से करें तो भी यहां से n का वैल्यू 8 ही है। थर्ड को थर्ड से करें तो भी n का वैल्यू 8 ही है। तो आई थिंक समझ में आ गया ये वाला सब। तो फटाफट एक बार कॉपी करो। तो ये था 2 का 6, उसके बाद हम 8 स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इसको कॉपी करो और किसी का भी अगर कोई डाउट है प्लीज क्लियर है डाउट। So next sum is number 8 and this is just a line in a line. We can just solve this sum in a line. ये हम लोग ने लास्ट डे किया था इस तरह का सम। देखो यहाँ पे अब तुम लोग को r का वैल्यू कोई हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं मिलेगा, 3 4 5 इस तरह नहीं मिलेगा। मुझे r का वैल्यू क्या मिलेगा? We will get in terms of n. We will get the value of r in terms of n because देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है। अगर हम तुमसे पूछे कि x plus y equal to 5, what is the value of x? Obviously you will start wondering what am I asking? मैं पूछ क्या रहा हूं? इससे मैं पूछ रहा हूं x का वैल्यू क्या होगा। तो तुम्हारे पास एक ही उपाय होगा कि सर x का वैल्यू 5 minus y और इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। अगर हम ये बोलेंगे कि अब क्या होगा then you will be able to answer yes कि चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जैक्टली वैसे ही अगर मैं एक इक्वेशन ही दे दिया और यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी है। कौन से दो अननोन क्वांटिटी यहाँ दिख रहा है तुमको? n दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है? ये दो चीज अननोन है कि नहीं? तो ऑब्वियसली उस एक चीज से तो तुमको नहीं मिलेगा ना, दो इक्वेशन तो होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमको जानना पड़ेगा कि मुझे जो r का वैल्यू है वो एक और दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में मिलेगा। मतलब मुझे r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या मिलेगा? n मिलेगा। तो यहां पे देखो जब दो कॉम्बिनेशंस इक्वल होता है, जब दो कॉम्बिनेशंस इक्वल होता है तो यू नो दैट ईदर ऑफ द टू कंडीशन इज सैटिस्फाइड एट अ टाइम। एंड व्हाट इज दैट? ईदर r1 is equal to r2 or समझ में? तो देखो दोनों से ट्राई करते हैं, ठीक है? दोनों को बराबर कर देते हैं हम लोग, या इधर लिखना पड़ेगा, इधर ये वाला। लेकिन एक बात बताओ, यहां से r का वैल्यू क्या है? अब जो एक बात बताओ, जो मैंने ये कंडीशन को लेके r का वैल्यू निकाला है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के लिए क्या ये पॉसिबल हो सकता है r का वैल्यू? क्योंकि r का देखो ध्यान रखना, एनसीआर में n और r दोनों होल नंबर होना चाहिए। पहला पॉइंट, जीरो भी हो सकता है। और दूसरी चीज, n का वैल्यू r से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है या तो बराबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर दूसरा वाला कंडीशन क्या है? r minus 1 plus 3r is equal to n. This is the answer. All right, everyone. Next, 3 का 3 है, ठीक है? 3 का 3 देखना भी, इसको कॉपी कर। ठीक है, इरेज कर दो मैं। Now, question number 3 का 4, 3 का 3. So we are given NPR equals to NPR plus 1, which is the first condition, and we have NCR equals to
NC R minus 1 which is the second condition. और यहाँ पे अपने लोगों को क्या बोला बताओ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो n and r का वैल्यू यहाँ निकालना पॉसिबल है? पहले ये बताओ तो क्या यहाँ पे n and r का वैल्यू निकालना पॉसिबल है? यस. व्हाई? बिकॉज वी आर गिवन टू कंडीशंस. ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन से तो पॉसिबल है, एक ही रहता तो पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, जैसे पिछले वाले समझा था. अब दोनों में एक कौन से कंडीशन को लेके इक्वेशन निकालना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ये वाला जल्दी निकल जाएगा, है कि नहीं? कौन से कंडीशन, कौन से थ्योरम को यूज करके? दो लॉ ऑफ इक्वालिटी यूज करके कॉम्बिनेशन का. लॉ ऑफ इक्वालिटी स्टेट्स दैट कि अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल होगा तो फिर क्या होता है? R1 दोनों का R1 R2 बराबर होता है या फिर सम n के बराबर होता है. सो यहाँ पे इधर R equals to R minus 1, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दिख रहा है क्लियरली. अच्छा बताओ तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक नंबर R तो कोई कुछ ना कुछ नंबर होगा, क्या वो नंबर उस नंबर से एक लेस हो सकता है बराबर? क्या वो 7 minus 1 के बराबर कभी हो सकता है? तो ठीक इसी तरह कोई भी एक नंबर अगर हम ले और उसको बोले कि उससे वो एक लेस होगा, इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. अब दूसरा वाला कंडीशन क्या है कि दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए? तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 2r minus 1 equals to n, that is 2r minus n equals to 1. Let me mark it as equation number 1. तो मैंने क्या किया बता, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ n and r. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट का तो कोई तरीका नहीं है, इसमें शॉर्टकट लगा नहीं सकते, हम लोग को यहाँ फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा. n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया दोनों. ठीक है, तो बचा 1 by now let us cross multiply. ऑलराइट, अब इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? तो देखो एक बार ध्यान से, इन दोनों में बड़ा कौन सा है बताओ, व्हिच इज ग्रेटर? इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? कौन सा है बताओ? n minus r फैक्टोरियल ग्रेटर. ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? n minus r, उसके बाद क्या बचा यहां से? n minus r equals to. ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. समझ आया तो बात? ठीक, अब ऐसा मत लिख देना जल्दीबाजी में कैंसिल करके 0 नहीं होगा. सपोज मान लो 2xy इक्वल टू, सपोज मान लो 4 है या 2 है, तो 2 1 या 2 होगा ना, 2 0 से तो नहीं होगा ना. तो वैसे यहाँ पे जब कैंसिल हुआ तो n minus r बना है. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के लिए लेट अस ऐड 1 and 2. If we add both the equations, minus n plus n gets cancelled and the result is what? I mean कहने का मतलब है plus n minus n cancel हो गए. What is plus 2r minus r? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. minus n plus n cancel हो गया ऐड करने के बाद. minus r plus 2r कितना होता है? r होता है. राइट साइड में 1 plus 1, तो मतलब यहाँ से r का वैल्यू 2 आ गया. अब r का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, n का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो मतलब n का वैल्यू 3 हो गया, r का वैल्यू 2. ऑलराइट एवरीवन, परफेक्ट. Now the next question is number 3 का 4 का number 2. 4 का number 2 में we have n minus 1 c r minus 1 plus n minus 1 c r equals to NCR. ये प्रूव करना है. यहाँ पे कोई हमको n और r का वैल्यू नहीं निकालना, यहाँ पे हमको क्या करना है? प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है.
So let me take left hand side first. Alright. इसके बाद अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें शॉर्टकट कोई काम नहीं करेगा। शॉर्टकट तभी काम करता है जब r का वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो। सो 4 5 6 इस तरह का कुछ ना कुछ वैल्यू हो तो तभी काम करता है। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस। n-1 एंड r-1 का डिफरेंस क्या होता है? n minus r into r minus 1 factorial, इन दोनों का डिफरेंस। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको सिंपलीफाई करके लाना क्या है। इसको सिंपलीफाई करके लाना है NCR। नाउ व्हाट इज NCR? इट इज n factorial by n minus r factorial into r factorial। ये हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? दैट इट इज इक्वल्स टू n factorial by n minus r factorial into r factorial। बिकॉज़ अगर ये मिल जाता है मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से। तो एक बात बताना, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये होता है देखो, सबसे पहले मुझे n-1 का फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है। उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है? क्या दिख रहा है कॉमन? बोलो, r-1 का फैक्टोरियल। तो क्या बच जाएगा? वो तो r होगा ना सर। तो फिर n-1 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन लेते तो क्या बच जाएगा? 1 by n minus r factorial into r minus 1 factorial। राइट साइड में n minus r minus 1 factorial into r factorial। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो इसमें से हम कॉमन सोचेंगे। कॉमन कैसे लेना है ध्यान दें। ना न्यूमरेटर में तो 1 है, इसका सोचने का जरूरत नहीं। अब देखो डिनोमिनेटर में n minus r factorial and n minus r minus 1 factorial में ग्रेटर कौन सा है बताओ तो? Which is greater? r factorial. n minus r factorial greater। n minus r minus 1 factorial लिख सकते हैं इसको। क्या हम n minus r factorial को n minus r उसके बाद एक लेस, जैसे कि 7 factorial को अगर हम चाहे तो 7 into 1 लेस का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो 6 फैक्टोरियल को लेटर ऑन आई कैन राइट 6 into 5 फैक्टोरियल, है कि नहीं? ठीक वैसे ही n minus r फैक्टोरियल को हम लोग n minus r into n minus r minus 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। and already we have r minus 1 फैक्टोरियल। अब देखो ये तो छोटा है, इसको वैसे छोड़ दिया। अब r minus 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है? r factorial. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ r into r minus 1 factorial. ऑलराइट। नाउ व्हाट इज कॉमन? अब बताओ कॉमन क्या है दोनों में? अब दोनों में कॉमन क्या है? चलिए n minus 1 factorial in the numerator we have। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? n minus r minus 1 factorial और उसके बाद r minus 1 factorial। तो ये हो जाएगा n minus r minus 1 factorial into r minus 1 factorial। so what is left? अगर हम मान लो कॉमन लेते तो क्या बचा? 1 by n minus r plus 1 by r। Is this clear everyone? Now let us take LCM and simplify this। तो LCM लेते हैं तो ये r into 1 r, n minus r into 1 is n minus r, r cancel हो गए। So we have n minus 1 factorial into n। समझ में आया? न्यूमरेटर में क्या बचा? देखो r कैंसिल हो गया तो n minus 1 factorial into n बच गया। n minus r minus 1 factorial into n minus r into r minus 1 factorial into r। Is this clear to everyone?
यहाँ तक क्लियर हो सबका? अब देखो अब देखो वो लाइन है, नाउ वी हैव अब जस्ट एक लाइन और चाहिए। अब वो लाइन क्या लाइन है देखो ध्यान से। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल n minus r factorial into r factorial. Now tell me everyone, suppose तुमको इस तरह से दिखा 7 factorial into 8, तो बताओ तो इसको क्या लिखोगे तुम? लिखोगे ना 8 factorial, क्योंकि 7 factorial का मतलब क्या होता है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और उसके आगे अगर 8 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो क्या होगा? 8 factorial हो जाएगा। वैसे n minus 1 factorial into n कितना हो जाएगा? n factorial. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट n minus r minus 1 फैक्टोरियल है, और इसमें क्या चीज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा ये? n minus ये r. चीज चाहिए भी हम लोग। अब यहाँ पे n r minus 1 फैक्टोरियल है, उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है? आप उससे एक ज्यादा कि r फैक्टोरियल हो गया, और व्हाट इज दिस? तो चलो स्टार्ट, अब लेट्स स्टार्ट। अब देखो अब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड सम्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो 1 का h का नंबर 1 हो गया था लास्ट टाइम, सो उसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान देना। तो ये चैप्टर का नाम क्या बताओ तो? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। क्या सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता है? नहीं मैटर करता है। मान लो मुझे यहाँ से, सपोज यहाँ से मुझे, यहाँ से अगर कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है, A B C D E 5 बुक्स है, अगर तुमसे पूछे कि एक बुक कितने वे से चूज कर सकते हैं, तुमसे पूछे कि यहाँ से एक बुक उठा लो, एक बुक सेलेक्ट कर लो, मैंने क्या बोला बताओ तो? एक बुक सेलेक्ट कर लो, तो तुम क्या करोगे बताओ तो? कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, तो तुम्हारे पास कितना बेस है सिलेक्शन का? 5 बेस है। दिमाग लगाओ, देखो हमको इतना ज्यादा कोई भी चीज के लिए फॉर्मूला नहीं सोचना है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे हमारे पास 5 चीज दिख रहा है, और मुझे एक चीज सेलेक्ट करना है, कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं? 5 वे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास सपोज 2 ऑप्शन है, टी एंड कॉफी का। सपोज एक रेस्टोरेंट में टी सर्व किया जाता है या कॉफी सर्व किया जाता है, तुमको एक ना एक चीज पीना ही है, मतलब लेके मतलब आना ही है, ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑप्शंस यू हैव, तो आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कोई ऑर्डर मैटर कर रहा है बताओ तो? ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। जैसे मान लो मैंने, सपोज मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे मान लो मुझे इंग्लिश, मैंने चूज किया इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, दूसरे स्टूडेंट ने चूज किया फिजिक्स, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तो वो बोला फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो क्या दोनों अलग अलग बात बोले? दोनों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है? नहीं। तो देखो ध्यान से, जब भी हम बात करते हैं सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करते, और जहां पे ऑर्डर और सिलेक्शन मैटर ना करें, वो टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। जहां पे ऑर्डर और सिलेक्शन मैटर करता है, मतलब ऑर्डर जहां मैटर करता है, अरेंजमेंट मैटर करता है। अभी जो मुझे दिख रहा है, अगर मान लो सपोज ये लोग यहाँ बैठ जाओ, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, तो क्या वो मुझे वही चीज दिख रहा है क्या? अभी मतलब अरेंजमेंट हुआ तो नहीं नया, कुछ नया चीज मुझे दिख रहा है कि नहीं? मान लो मैं ये ब्लू टेबल यहाँ रख दूं और वो वाला टेबल डेस्क को यहाँ रख दूं, क्या ये नया अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? क्या मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता मैं सेम चीज के, हाँ पहले यहाँ था वो अभी मुझे दिख रहा है ये वहां है, तो सेम चीज थोड़ी ना है। अरेंजमेंट मैटर किया कि नहीं? तो अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? जहां पे ऑर्डर मैटर करे, जहां पे ऑर्डर मैटर करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरेंजमेंट बोलते हैं। समझ में बात? और लेकिन जहां पे अरेंजमेंट मैटर ना करे, वो टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो अब अगर मान लो मुझे बोला जा रहा है 3 नंबर में, 3 नंबर में ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज। ध्यान देना, टोटल हमारे पास 9 कोर्सेज का ऑप्शन है, और इन 9 कोर्सेज में मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट कितने करने हैं? 5। तो अगर मान लो सिर्फ क्वेश्चन इतना ही रहता कि 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज में कितने पॉसिबल वे से सेलेक्ट कर सकता हूं, हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने का है? एट अ टाइम कितने चीज को चूज सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट के बाद क्या अरेंज भी करना है? नहीं, मतलब सिर्फ सेलेक्ट करना, मतलब कितने चीजों को एट अ टाइम सेलेक्ट करना है? तो सिर्फ अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो ये टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। और अगर मुझे जानना है कि ये टोटल कितने पॉसिबल वे से हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? 9C5 करके 9C5
ऑलराइट, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं है, क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इसमें आई मीन काफी नहीं मतलब थोड़ा बीच में कॉम्प्लेक्सिटी बना दिया गया। क्या कॉम्प्लेक्सिटी बना दिया गया? कंडीशन दे दिया गया, देखो क्या, इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, अभी भी 5 ही सिलेक्ट करना है, लेकिन 2 कोर्स जो है हर एक बच्चों के लिए कंपल्सरी है। अब जैसे मान लो ना, इस तरह से मान लेते हैं कि 10 से तुम लोग 11 में आए, 11 में आने के बाद कॉमर्स तो दिमाग में था ही, जो लोग अभी है बैठे, कॉमर्स तो दिमाग में था ही, जो लोग ऑफलाइन में बैठे उनसे बात कर, कॉमर्स तो था ही इनके दिमाग में, लेकिन फिर भी स्कूल ने बोला कि ये सारे कोर्सेज चूज कर, लेकिन तुम्हारे लिए इंग्लिश इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो ठीक वैसे ही अगर वो कंपल्सरी है तो वो कैसे बोल रहे हैं, देखो स्कूल बोल रहे हैं कि तुम्हारे सामने 9 सब्जेक्ट है, इंग्लिश कंपल्सरी है, चूज कर लो 5 चूज कर लो, इंग्लिश कंपल्सरी। तो मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है, इंग्लिश अगर कंपल्सरी है तो तुम्हारे पास ऑप्शन सिलेक्शन का क्या है, 4 ही तो सिलेक्ट करना है ना तुमको, एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एट द बैक ऑफ द माइंड, क्या कि इंग्लिश तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, समझ में? तो ठीक वैसे सोचो कि 9 कोर्सेज में से मान लो 2 कोर्स है जिसका नाम है लेट्स से इंग्लिश और दूसरा कोर्स का नाम है मैथ्स, और बाकी 7 कोर्सेज है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, देखो तो यहाँ पे 9 कंप्लीट हुआ ना, 9 कंप्लीट हुआ ना, मतलब 7 कोर्सेज का मैंने नाम स्पेसिफाई नहीं किया, 7 एक कितना हो गया 8, एक कितना हो गया 9 कोर्सेज बोल रहा है, मैंने 9 कोर्सेज का लिख दिया, 2 का स्पेसिफिकली नाम लिख दिया, क्या, इंग्लिश और मैथ्स, बाकी 7 का मैंने नाम मेंशन नहीं किया। अब देखो इसमें से तुमको सेलेक्ट करना था कितना, 5, लेकिन 5 में बोल दिया है कि इंग्लिश एंड मैथ्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड मैथ्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो ये 5 का सिलेक्शन पूरा करने के लिए तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट्स ऑलरेडी चूज हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, 2 तो हो चुके हैं, तो जब 2 हो चुके हैं तो उसका तो कोई बात ही नहीं है सिलेक्शन का, मतलब तुमको चूज कितना करना है, करेक्ट 3 करना है, कितने में से करना है 7, क्यों, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इनडायरेक्ट मतलब वो ऑलरेडी तुम्हारे मतलब जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसमें ऑलरेडी है ये 2 सब्जेक्ट, तो तुमको ये जो 7 कोर्सेज है उनमें से कितने कोर्स चूज करना है, 3 कोर्सेज चूज करना है। तो कितने वे से हम ये काम कर सकते हैं, समझ में? तो 7C3 देखो दिया हुआ था टोटल 9 कोर्सेज, 9 कोर्सेज में से 2 कोर्स कंपल्सरी कोर्स था, कौन सा, लेट मी नेम इट एज जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल, इंग्लिश एंड मैथ्स, तो मतलब बचा टोटल 7 कोर्सेज, मतलब 7 में से कितना चूज करना है, 3, तो 3 और जो 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है जो कि कंपल्सरी है वो मिला के कितना हो गया 5, तो कितने में से हम ये काम कर सकते हैं, 7C3 ways। So number of ways of selecting 5 courses out of 9 in which 2 courses are compulsory is equal to 7C3 ways। All right everyone, एक बार ये कॉपी करना फटाफट। Now see the next question. There are total 12 persons in a party, and if every 2 of them shakes hands with each other, how many handshakes happen in the party? So question क्या है? There are total 12 persons in the party. Total 12 persons. How many handshakes happen in the party if 2 of them shakes hands with each other? तो एक बात बताओ, what is each handshake considered as? Greeting between 2 person, है ना, 2 person के बीच greeting मतलब एक handshake, right everyone? तो यहाँ पे बताओ तो हैंडशेक के वक्त मान लो अगर 3 लोग हैं तो कितना हैंडशेक्स पॉसिबल हुआ, 1, और क्या आप 2 बोलेंगे क्या, 1 और 2 ऐसे बोलेंगे, नहीं, ये दोनों का ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ऑर्डर यहाँ मैटर कर रहा है, नहीं मैटर कर रहा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल अगर मान लो 12 लोग हैं तो कितने सारे हैंडशेक्स हुए बताओ तो, 12C2। क्यों 12C2? बिकॉज 12 लोगों में से 2-2 का, ऐसा 2-2 का कितने सारे पेयर्स फॉर्म हो, है कि नहीं, बिकॉज each handshake means a pair where order does not matter। so मान लो A B C D E कितने हैंडशेक्स हुए हैं, A B 1, A C 1, A D ये तीसरा हो गया, A ये चौथा हो गया, फिर B C एक और हो गया, B D, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो कितने हैंडशेक्स हुए यहाँ पे, टोटल 5 है, 5 में से हम 2 को एट ए टाइम लेंगे तो हैंडशेक कंसीडर किया जाएगा 10 handshakes। There are total how many handshakes which happen in the party? 10। अगर टोटल 5 लोग हैं तो अगर टोटल 12 लोग हैं तो कितने हैंडशेक्स होंगे,
12 into 11 by 66। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना तुम लोग 12p2 नहीं होगा ना। अगर 12p2 होगा तो गड़बड़ क्या कर रहे हो बताओ, एक्सप्लेन करो। यस, 12p2 का मतलब ये हुआ कि मैं A to B और B to A को मैं डिफरेंट हैंडशेक्स मान रहा हूं। समझ में, मतलब यहाँ पे मैं ऑर्डर को देख रहा हूं। समझ में तो बात, मतलब सिर्फ मैंने पेयर को चूज करने के बाद उसका ऑर्डर को भी देखा कि अगर मैंने ए बी को चूज किया तो उनसे कितने हैंडशेक्स हो सकते हैं, ए बी बी, तुम्हारे हिसाब से 4, ठीक है। लेकिन ये 2 भी नहीं होगा, एक ही हैंडशेक्स, ये 2 भी नहीं होगा, क्या होगा, एक ही हैंडशेक, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। समझ में सबके को। अब देखो नेक्स्ट, अब आगे एक बार देखना 5 नंबर के बाद अभी करना है सबको इको, सब नंबर 6, 7 and 8, all 3 questions, 6, 7 and 8, start. Now, just a minute. So I gave you question number 6, okay, just एक बार देखना है आंसर पूरी। In how many ways can a committee of 5 persons be formed out of 8 members? मतलब there are total 8 members, मतलब 8 लोग खड़े हैं मेरे सामने और उसमें से मुझे एक कमिटी फॉर्म करना है, 5 मेंबर्स का एक कमिटी फॉर्म करना है, ठीक है। 5 मेंबर्स का एक कमिटी फॉर्म करना है। तो अगर मान लो ये सिर्फ बोला रहता कि इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ 8 पर्सन्स अ 5 मेंबर कमिटी कैन बी फॉर्म, कमिटी मतलब फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ तो, चूज करना पड़ेगा कि नहीं, 8 लोगों में से मुझे 5 लोगों को चूज करना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 persons out of 8 to form a committee, अगर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है तो आंसर हो जाएगा 8C 5। लेकिन क्वेश्चन में इतना नहीं बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या है देखना एक बार। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि a particular person is always selected, मतलब एक आदमी है 5 में जो हमेशा 8 में से सिलेक्ट होगा। तो अब हम इस कंडीशन को चेंज करते थे, देखना एक बार। हम ऐसा मान लेते हैं कि 8 में एक है मान लो सीनियर सिटीजन, ठीक है, मान लो एक सीनियर सिटीजन है, एस से डिनोट करें, और बाकी 7 लोग हैं। अब मुझे इनमें से 5 लोगों को चूज करना है, ठीक है। उस 5 लोगों में मुझे सीनियर सिटीजन को ऑलवेज इंक्लूड करना ही है, क्योंकि लिखा हुआ है अ पर्टिकुलर पर्सन। समझ में, देखो लिखा हुआ है कि अ पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज चोजन। क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन ये सब नहीं लिखा है, मतलब है जस्ट टू एक्सप्लेन यू, और मैं ऐसे बता रहा हूं कि मान लो 8 लोगों में एक सीनियर सिटीजन और बाकी 7 लोग हैं, और उसमें से मुझे 5 जो सेलेक्ट करना है उसमें एक सीनियर सिटीजन होना ही चाहिए। इसका मतलब वो ऑलरेडी मेरे टीम में है। वो कहां है, मेरे टीम में ऑलरेडी है। अब मैं किसको देख रहा हूं, मैं किसको लेने का सोच रहा हूं बताओ तो, 4 लोगों को लेने का सोच रहा हूं। मेरे दिमाग में जो चूजिंग का ऑप्शन है, सिलेक्शन का ऑप्शन है, मेरे दिमाग में कितने लोगों के लिए चल रहा है, 4 लोगों के लिए चल रहा है। कितने में से 7, मतलब मैं क्या करूंगा, 7 में से मैं 4 लोगों को सेलेक्ट कर लूंगा। तो सीनियर सिटीजन ऑलरेडी है मेरे पास, वो एक आदमी तो है, तो 7C4 वेज को चूज कर सकते हैं। समझ में बात सबको को, क्लियर एवरीवन? ओके, अब देखो नेक्स्ट राउंड 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लिख लेना है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज of selecting 5 persons such that a particular person is always there in the team equals to 7C4 ways. Okay, अब देखो 7 नंबर,
7 पर देखना एक बार। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, a cricket team of 11 players is to be selected from 16 players। मतलब टोटल 16 प्लेयर्स है मेरे सामने, उनमें से मुझे 11 का एक क्रिकेट टीम फॉर्म करना है। लेकिन 16 में मुझे इन लोग एकदम क्लियरली बता रहे हैं, क्या देखो एक बार ध्यान से, ये बता रहे हैं कि 16 प्लेयर्स में 5 बॉलर्स हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर हैं लोग, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 2 विकेट कीपर्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लो 16 में, मतलब मेरे सामने जो 16 खड़े हैं, 5 एक साथ खड़े, वो क्या है, मतलब एकदम प्रोफेशनल बॉलर, स्पेशलिस्ट बॉलर है। उसके बाद जो 2 खड़े वो क्या है, विकेट कीपर है। और बाकी क्या करे वो नहीं मतलब, लेकिन उनका स्पेशलिस्ट क्या बताओ तो, क्या बताओ तो, वो लोग विकेट कीपर है। और बाकी क्या है फिर बताओ तो, 9 ऑलराउंडर है। क्या है बाकी, ऑलराउंडर, मतलब जो लोग बैटिंग, बॉलिंग और विकेट कीपिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो 9 क्या है यहाँ पे, ऑलराउंडर। मतलब मेरे सामने टोटल कितने लोग खड़े हैं, 16, उनमें ये 5 बॉलर्स, 2 विकेट कीपर्स, 9 ऑलराउंडर्स है। अब मुझे इनमें से सिलेक्ट करना है, क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स which must consist of 5 ballers and 2 wicket keepers, including, just a minute, I'm sorry, 3 ballers and 1 wicket keepers। मतलब 11 का मुझे सिलेक्शन करना है। इसमें 11 का सिलेक्शन में क्या होना चाहिए, 3 बॉलर्स होना ही चाहिए, एग्जैक्टली कंपलसरी है। मतलब ना 3 से ज्यादा चलेगा, ना 3 से कम चलेगा। और एक विकेट कीपर होना ही चाहिए, मतलब ना एक विकेट कीपर से ज्यादा चलेगा, ना एक से कम चलेगा। तो अगर मान लो 11 में 3 बॉलर, 1 विकेट कीपर, 3 बॉलर 1 विकेट कीपर, तो बाकी क्या होगा, 7 क्या होगा, ऑलराउंडर। समझ में? तो मुझे सिलेक्शन कैसे करना है, टोटल 11 का करना है। बॉलर 3 तो 5 बॉलर में से 3 बॉलर, विकेट कीपर 1 तो 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर, ऑलराउंडर 7 तो 9 ऑलराउंडर में से 7 ऑलराउंडर। अब तुम लोग मुझे बताओ, इंटू 2 बीच में या प्लस 2? इंटू। अगर मैं प्लस दूं तो एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्लस का मतलब क्या हुआ पता है, कि तुम्हारा क्रिकेट टीम कभी एक विकेट कीपर से पूरा का पूरा खेलेगा, या तो तुम्हारा क्रिकेट टीम सिर्फ 7 ऑलराउंडर से खेलेगा, या तो तुम्हारा क्रिकेट टीम खाली बॉलिंग करते रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा है बताओ तो, नहीं। तुम्हारी क्रिकेट टीम में टोटल कितने प्लेयर्स का कंपोजिशन होना चाहिए, 11 प्लेयर्स का, जिसमें 3 बॉलर्स, 1 विकेट कीपर और 7 क्या होना चाहिए, ऑलराउंडर। क्या बोला मैंने, एंड बोला कि नहीं, ये एंड ये, मतलब कितना हो गया मिला के 11 प्लेयर्स हो। समझ में सबको ये बात? तो कॉपी कर लो इसको। और ये जो लास्ट वाला सम है, ये थोड़ा तुमको ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद यहां से नंबर 13 तक तुम लोगों को करके आना, मतलब एच पूरा करके आना। डाउट्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट सॉल्व किया जाएगा, आएगा तो इसमें क्या दिक्कत है। 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करना, और लास्ट नेक्स्ट डे आई और जे हम लोग कंप्लीट करके और के खत्म कर देंगे क्लास। एक और क्लास रहेगा, ठीक है। ठीक है, और